यही बाकी था कि तुम्हारी जबान ज़वेरी खानदान के बीच चले। अब लगता है कि तुम्हारे पर काटना जरूरी है। जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई काली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। मुझे मारना पसंद ही नहीं है, बल्कि बहुत पसंद है। मेरे दोस्त नवीन के नाम आज एक और सही। किसी का जन्मदिन आज यहाँ मरण दिन होगा। जैसे ही नक्श के मुंह से शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। अचानक इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मालिक। ये नजारा देखते ही मैम्बो और जावेरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। जिस इरफान भाई के सामने सारा शहर झुकता है, तो फिर अचानक इरफान भाई क्यों नक्श के सामने झुक गया? ऐसा क्या कहा नक्श ने इरफान भाई के कानों में जो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई? किस बात का डर है इरफान भाई को नक्श से, जो उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया? क्या नक्श अब इरफान भाई को ऑर्डर देगा और मैम्बो अंकल को सजा दिलाएगा? एक दिन तुम्हें समझाते समझाते खुद पागल हो जाऊंगी। यार, ये बड़े लोगों की क्लास पार्टी में तुम्हारा पहली बार होगा, हमारा तो रोज का है। कम से कम इस गिफ्ट को तो ठीक से रैप कर लेते। अक्ल घास चली गई है। छोटे लोग छोटी सोच। जो जुबां चुप है तो आंखों से कहना चाहिए। इश्क कतरा है तो दरिया सा बहना चाहिए। तू दिल में है, नजर में है, खबर में है। तू दिल में है, नजर में है। गरीब घर जमाई नक्श की रईसजादी पत्नी अनिका की दादी कल्याणी जावेरी का बर्थडे था। नक्श ने अनिका से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो ऐसा गिफ्ट लाएगा जिसे देखकर जावेरी फैमिली के होश उड़ जाएंगे। नक्श उस बॉक्स को खोलकर अनिका को दिखाना चाहता था कि उसने अनिका की दादी कल्याणी के लिए क्या लिया है। उसे लग रहा था कि गिफ्ट देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाएगी। ये बॉक्स मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे गिफ्ट रैप करने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, ये बॉक्स मैटर नहीं करता है, इसके अंदर रखा सामान मैटर करता है। अनिका उस बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान अभी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। नक्श, इस बॉक्स को भी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मौके का फायदा उठाना और जब सभी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से अपना गिफ्ट बाकी लोगों के गिफ्ट के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए। थक गई हूँ। जैसा तुम बोलो। पार्टी शुरू हो गई थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट्स दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि सारी रिच फैमिलीज की नजर एक दूसरे के गिफ्ट्स पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, किसका गिफ्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शंस को भी नोटिस करते हैं।
ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी को पसंद आया है या नहीं। पल्लवी, इन सभी तोहफों में जो लोगों ने कल्याणी को दिए, उसमें आज की रात का सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसमें कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एंशिएंट टाइम से अपनी खूबसूरती की वाहवाही लूट रहा है। ये लड़की शुरू से ही सबसे आगे रही और आज भी सभी से आगे है। अनफॉर्चुनेटली, भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों न करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। एक न एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपने की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने एक छोटी बच्ची की तरह बड़े प्यार से कहा, दादी, मुझे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बाजू में थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वो एक जेट पेंडेंट है ना, मुगल डायनेस्टी का, पैलेस में रखने वाला आइटम, बहुत खूब। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया या फिर कभी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अभी पल्लवी की क्यूरियोसिटी नक्श के प्रति अचानक से जाग उठी थी। तुम्हें कैसे पता कि वो मुगल डायनेस्टी का जेट पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है? थोड़ी बहुत। वैसे कितना खर्चा किया इस जेट पेंडेंट के लिए? 1.5 करोड़। पल्लवी ने उस जेट पेंडेंट को अपने एक खास दोस्त की मदद से खरीदा था। और उसे ये जेट पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला था, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्तों को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तुम्हारा भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज्यादा नहीं है। क्या 80 लाख? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने मेरे खास दोस्त की मदद से खरीदा है। वो तो कह रहा था कि इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है। देखो, जेट पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है: लुक, लिसन और टेस्ट। अगर कोई जेट बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो सबसे बेस्ट जेट है।
लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया है वो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था और उसका कलर भी ऑफ ग्रीन था और टेक्सचर भी अनइवन था। उसे हम मीडियम क्वालिटी का समझ सकते हैं लेकिन नॉट द हाईएस्ट क्वालिटी, इसीलिए उसकी कीमत 70 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें डिस्काउंट भी देता तो भी उसे 30-40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधा 90 लाख का प्रॉफिट कमाया। तुम्हारा दोस्त। वो गाना सुना है, यार नहीं लूट लिया घर यार का। मुझे और कमेंट नहीं करना। नक्श जो कुछ भी कह रहा था पल्लवी उसे सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। विहान बजा जाए। विहान आया है, उसे जल्दी से अंदर इनवाइट करो। विहान के हाथ में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ विहान कल्याणी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे दादी। दादी, आज आपका जन्मदिन है और मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें हमेशा के लिए। एंड सॉरी दादी, काफी ट्रैफिक था इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया और उम्मीद करता हूँ आप इस वजह से मुझसे नाराज नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को देखकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। अब जब आ ही गए हो तो कौन सा लेट और कैसा लेट। वैसे भी तुम अपने काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, तुम कंसिडरेट भी हो। स्पेशली यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी, आज मैं आपको सिर्फ यहाँ तोहफा देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके यहाँ से एक खूबसूरत तोहफा ले जाने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उनकी नजर अनिका पर जाकर टिक गई थी। वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती हुई नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी, लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की औकात ऑलमोस्ट जीरो थी। तुम्हें भी पता है कि अनिका की शादी हो चुकी है और इस शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। क्या तुम्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता? नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूं और आपको भी मैं दिल से दादी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अनिका की खुशियों के बारे में सोचेंगे और मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। विहान को नक्श के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अनिका से मतलब था और वो आज उसे यहां से ले जाना चाहता था। उसी समय विहान, विहान, विहान। मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत घटिया हो, लेकिन इस लेवल के घटिया हो कि मेरी बीवी तक पर तुम्हारी नजर है। शायद शर्म तुम्हारे घर पर कभी आई नहीं होगी। नक्श की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लो अचानक से मैम्बो अंकल इस मैटर के बीच में घुस गए। लो, यही बाकी था कि तुम्हारी जबान ज़वेरी खानदान के बीच चले। अब लगता है कि तुम्हारे पर काटना जरूरी है। ज्यादा उड़ो मत, ज्यादा उड़ो मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ही यूजलेस क्यों ना हो, लेकिन आपसे बेटर हूं मैं। इसे इस भानुशाली ग्रुप ने कचरे की तरह निकालकर अपने ऑफिस से बाहर फेंक दिया था। इस सीन को देखकर ज़वेरी खानदान के कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म है। बचपन से ही कल्याणी ने हर बार मैम्बो अंकल को सपोर्ट किया था और इस वजह से वो सही क्या है और गलत क्या है इस बात का अंतर ही भूल चुके थे। यही वजह है कि उन्हें दूसरों के मामले में घुसना और लड़ाई झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो यही कर रहे थे। जवानी के दिनों से ही मैम्बो अंकल ने कॉलेज में खूब दंगे फसाद किए थे। यहां तक कि सूरत के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उनका अच्छा खासा उठना बैठना था और अभी भी है। नक्श तो उनके सामने उड़न खटोला है, एक पंच में पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसने मैम्बो अंकल से पंगा ले लिया था और ये देखकर ज़वेरी खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। हो गया कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी जाने वाली नहीं है। बरोबर 6, इसका कोई हक नहीं बनता कि यह हमारे ज़वेरी खानदान के बीच में कुछ बोले। किसी ने भी मैम्बो अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था। तेरी इतनी हिम्मत। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अनिका को भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रही है। शायद इस वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था और वो नक्श को मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। सारी ताकत मुझ पर ही आजमानी है। तू मेरे गुस्से और ताकत को नहीं जानता। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। मुझसे बहुत लोगों को नफरत है ना। मेरी जिंदगी लेने का ख्याल बहुत बार आया होगा दिमाग में कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं तुम लोगों की, जो घुस आया है तुम लोगों की जिंदगी। मुझसे बहुत नफरत है ना, मुझसे घिन आती है।
जब ये हाथ पड़ेगा ना तो बदबू आएगी। ये बोलकर नक्श ने मैम्बो अंकल की रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दी और उसके बाद मैम्बो अंकल के मुंह से जैसी आवाजें निकली जैसे मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया हो। ये बोलते हुए नक्श ने मैम्बो अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा और मैम्बो अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गिरे। मैम्बो अंकल दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हड्डी पसली एक हो गई। दर्द के मारे वो बस चिल्लाते जा रहे थे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज कल्याणी जी का जन्मदिन है, खुशी का दिन है और तुम्हारी ये हिम्मत कि आज के दिन यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। सही कहा तुमने, तुम कीड़े मकोड़े हो इस परिवार के लिए। हमारा खाकर हम ही को नुकसान पहुँचा रहे हो। जानवर भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है। अगर तुझे भी लगता है कि इतना सब होने के बाद तो आराम से जी पाएगा तो अब वो नहीं होगा। तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। अगर मैंने तुझे आज जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी नवीन जवेरी नहीं है। जहां सभी लोग नक्श को देख रहे थे वहीं नक्श का ध्यान मैम्बो अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। अपनी जगह पर खड़ा रहकर वो तो चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने नोटिस किया कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है तो उसे बहुत डर लगने लगा था। अनिका और मेरी शादी को 2 साल हो गए। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, लेकिन हम दोनों के बीच में फैमिलियल लव तो हो सकता है ना। आज नक्श के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नक्श पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कंपीट नहीं कर पाया, इसलिए आपने और अनिका ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। इस थप्पड़ को मैं याद रखूंगा। आज से, अभी से मैं आपके इस जावेरी खानदान को ठोकर मारता हूं। अरे इस छोटी जगह और आप जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा, जिन्हें इंसान नहीं रुतबा और दौलत इंसानियत से बड़ा लगता है। और अगर कभी वापस बुलाने आए तो कल्याणी देवी को लेकर आना। जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर सबकी गलतियों की माफी नहीं मांगती, तब तक मेरी जूते की नोक पे रहोगे तुमसे। वहीं दूसरी तरफ नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे रोको इसे जाने मत दो। मैम्बो अंकल के आदेश का पालन किसी ने भी नहीं किया। कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। जावेरी खानदान में कौन नहीं चाहता था कि वो कचरा यहाँ से नहीं जाए। नक्श ने तो ये तक कह दिया कि अगर उसे वापस बुलाना चाहते हो तो कल्याणी को उसके पैरों में गिरना होगा। इस बात पर तो नक्श को बहुत मार पड़नी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रुको,
जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई काली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में ये पार्टी हो रही थी, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते सभी गाड़ियों से उतर के पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगे। इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। बोल नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हाँ, गलत कामों में। जावेरी खानदान में कोई दूध का धुला नहीं था। ज्यादातर सभी इरफान भाई को जानते थे, सिर्फ नाम से। देख पहली बार रहे थे और उन्हें देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। नवीन मामू का जवाब नहीं। क्या बात है, इन्होंने इरफान भाई को बुला लिया। मैम्बो अंकल के भांजे को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। नक्श भागो, नक्श भागो। अचानक से सीन आशिकाना से कातिलाना हो गया था। अनिका ने भी इरफान भाई का नाम पहले से सुन रखा था। अगर नक्श उनके हाथों में लग गया तो फिर तो नक्श का कल्याण हो जाएगा। मार मार के नक्श का भरता बना देंगे वो, शायद वो बचेगा ही नहीं। अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़कर नक्श को वहां से ले जाना चाहती थी। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सामने इरफान भाई हैं ना, मेल फीमेल कुछ नहीं देखते हैं, उनका बस चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रोवोक करे। इरफान भाई वाकई में काफी रुथलेस इंसान थे। तानाशाही दिखाते हुए बोले, भाई क्यों मेरे हाथों खून कराना चाहते हो अपना? मुझे मारना पसंद ही नहीं है, बल्कि बहुत पसंद है। मेरे दोस्त नवीन के नाम हज एक और सही। किसी का जन्मदिन आज यहां मरण दिन होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मुंह से इन शब्दों को सुना तो वो प्राउडली नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। उस समय मैम्बो अंकल ने इरफान भाई को ही कॉल किया था जब चित्रा और नक्श के बीच हीटेड आर्गुमेंट्स हो रहे थे। और देखिए, उनके एक कॉल से इरफान भाई इतने सारे लोगों के साथ नक्श को मारने पहुंच गए थे। वैसे इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत थी इस नक्श के लिए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 2 लोग ही काफी होते, लेकिन शायद मैम्बो अंकल ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा। वैसे भी उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। सभी लोग नक्श की ओर देख रहे थे और मन ही मन सोच के बैठे थे कि आज तो उसकी अर्थी यहीं से उठेगी। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि जावेरी खानदान का सबसे लाडला इंसान नवीन जावेरी सूरत के गुंडे को कैसे जानता है। अब जावेरी खानदान को अपनी इमेज की परवाह नहीं थी। इरफान! जब मैम्बो अंकल कॉलेज में थे तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई थी और उस दिन इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस
दिन के बाद से मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मामलों में कभी पंगे नहीं ली, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद मैम्बो अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते थे और मैम्बो अंकल उन्हें काम का अच्छा खासा पैसा देते। अभी भी जब भी मैम्बो अंकल को इरफान भाई से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो उन्हें काफी पैसा देते हैं। आज भी दिया होगा या फिर देंगे, क्योंकि इरफान भाई सूरत शहर के बिग शॉट हैं और वो बिना पैसों के तो हिलते तक नहीं है। जल्दी करो, भागो। इससे पहले कि अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती, विहान ने उसे फिर से रोक दिया था और अनिका आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस समय इरफान भाई नक्श के करीब आ चुके थे और बस अब तो अनिका की हालत भी टाइट होने लगी थी। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? दो गंदे लोग हमेशा दोस्ती होते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान वो बुराई का दुश्मन होता है। एक कुत्ता जिससे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है। इतने साल से शहर पे दबदबा है मेरा, लोग जानते ही नहीं, मानते भी हैं। इसलिए जुबान पे कंट्रोल करके अपने आगे सर झुकाते हैं। लेकिन तू बच्चा है, इसलिए जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाया, पर आंख मिलाकर इरफान से बात कर रहा है। आपकी हिम्मत सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि आज तक आपका सिर्फ डरने वालों से पाला पड़ा है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। नक्श की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था। मैम्बो अंकल को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि नक्श इरफान भाई को गुस्सा दिला रहा था और इरफान भाई का तांडव तो मैम्बो अंकल पहले ही देखे हुए हैं, तो उन्हें तो नक्श का आधा कटा हुआ शरीर दिखाई दे रहा था और ये सब सोचकर ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इरफान भाई को मैम्बो अंकल से बेहतर कोई नहीं जानता था। इरफान भाई को किसी का भी डर नहीं था, पुलिस का भी नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से पुलिस वालों को हफ्ता पहुंचा दिया जाता था। ऐसे में अगर अनिका को लग रहा है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए और पुलिस आकर नक्श को इरफान भाई से बचा लेगी, तो ये केवल एक सपना है। किस खानदान का लहू तेरी रखूं मैं? पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को नक्श को जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने नक्श को पहले कहां देखा है। आप लोगों की खुद तो बेहतर ही है, जो कमजोरों को नहीं डराते और ना ही उनको पर हाथ उठाते। हमारा हाथ हमेशा इज्जत बचाने के लिए उठता है। नक्श के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे नक्श के शरीर में कोई भूत आ गया था। नक्श की बात सुनकर जावेरी खानदान के लोग पूरी तरह से शॉक थे। उन्हें लग रहा था कि नक्श खुद ही अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के मन में यह सवाल था कि नक्श में अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि वो इरफान भाई से भी भिड़ने को तैयार खड़ा था। कल्याणी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इरफान भाई की फियर्स रेपुटेशन के चलते उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से इस मामले में उनका लाडला नवीन भी शामिल था, जिसे इरफान भाई अपना भाई बोल रहे थे। तो ऐसे में कल्याणी बस तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदर ही अंदर कल्याणी को बहुत रिग्रेट हो रहा था और उसकी वजह मैम्बो अंकल थे। मैम्बो अंकल की स्कूलिंग सूरत में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना कॉलेज और बाकी के सारे कोर्सेज मुंबई में किए थे। मुंबई जाने के बाद ही मैम्बो अंकल को लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद करने का शौक चढ़ा था। कल्याणी ने मैम्बो अंकल को इससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दूर नहीं हो पाए। इसलिए कल्याणी ने बाद में मैम्बो अंकल को इटली में सेटल कर दिया था। वहां जाने के बाद मैम्बो अंकल में काफी चेंजेस आए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अब अभी का ही माहौल देख लेते हैं। लड़ाई झगड़े करने का एक मौका भी मैम्बो अंकल नहीं छोड़ते, और आज तो उन्होंने गजब भी कर दिया था। अपनी माँ की जन्मदिन पार्टी में एक गुंडे को बुला लिया था। भाई, इस लड़के को बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। आपसे किस तरह बात कर रहा है?
अभी दिखाता हूँ इसे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल नक्श पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। नक्श ने घूरते हुए मैम्बो अंकल को देखा। और उसके बाद अपनी नजर इरफान भाई पर टिका दी और इरफान भाई के कान में कुछ कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से शब्द बाहर आए, वैसे ही इरफान भाई के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि इरफान भाई को अपना अतीत याद आ गया था। नक्श की बात सुनकर इरफान भाई को याद आ गया था कि उन्होंने नक्श को कहां देखा था। अचानक इरफान भाई ने अपने हाथ में पकड़े उस चाकू को फेंका और तुरंत ही नक्श के सामने हाथ जोड़कर झुकते हुए बोले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दो मालिक। ये नजारा देखते ही मैम्बो और जावेरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। जिस इरफान भाई के सामने सारा शहर झुकता है, तो फिर अचानक इरफान भाई क्यों नक्श के सामने झुक गया? ऐसा क्या कहा नक्श ने इरफान भाई के कानों में जो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई? किस बात का डर है इरफान भाई को नक्श से जो उसके सामने हाथ जोड़कर झुक गया? क्या नक्श अब इरफान भाई को ऑर्डर देगा और मैम्बो अंकल को सजा दिलाएगा? क्या नक्श की पत्नी अनिका नक्श को तलाक देकर विहान बजाज से शादी करना चाहती है? मुझे माफ कर दो मालिक। मैम्बो अंकल और कल्याणी देवी नक्श से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब क्या चाल चलेंगे? माफ कर दो मुझे प्लीज। नक्श, अपना तोहफा अपने साथ लेते हुए जाओ। आखिर क्या है इस गिफ्ट बॉक्स का रहस्य जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई? कौन है ये नक्श और क्या है इसकी कहानी? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।